Hello everyone, how are you? I hope all of you are very well. So today we are going to start our one new chapter and the name of the chapter is metal and non-metal. It is very important chapter in the class 10th. Okay, so let's start. Okay, सबसे पहले first of all we will do the properties of metal and non-metal. ठीक है, तो पहले उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं. दैट मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है कि हम उनकी अपीयरेंस के बिहाव पे उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. सो सबसे पहले क्या होता है, मेटल्स क्या होती हैं, दे आर लस्ट्रस. दैट मीन्स दे आर शाइनिंग. ठीक है, उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, सिल्वर, गोल्डनिश, ठीक है, या फिर ग्रेश कलर की. जैसे आपने देखा होगा अपनी सिल्वर का कलर है ना, या फिर अपने गोल्ड का कलर. तो ये सारे क्या होते हैं, दीज आर मेटल्स and they are lustrous. Understand? Non-metals में क्या होते हैं, they are just having the properties reverse to metals. That means they are non-lustrous. Non-lustrous में but there are exceptions, जैसे कि आयोडीन, नमक and the diamond. ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, आयोडीन and diamond they are non-metals and they are having the properties lustrous. ठीक है, ये lustrous होते हैं, इसीलिए क्या है, exceptions है non-metal का. एंड द सेकेंड क्या होते हैं क्लासिफिकेशन में, सेकेंड पॉइंट क्या है, दे आर जनरली दे आर ऑल सॉलिड्स. ठीक है, ये सब क्या होती है, सॉलिड होती है एट रूम टेम्परेचर. याद रखना रूम टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जो अभी है, एग्जिस्ट करता है. ठीक है, हम कोई हाई या लो पे नहीं ले जा रहे, ज़्यादा गर्मी होगी तो टेम्परेचर अप डाउन वगैरह वो सब बात नहीं कर रहे. ठीक है, रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, मेटल्स सॉलिड होती हैं. लेकिन एक्सेप्शंस है, मर्करी. मर्करी क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे कैसे पाई जाती है, लिक्विड इन स्टेट एंड दैट इज मेटल. ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता जाता है मर्करी क्या होती जाती है, एक्सपैंड होती चलती है. ठीक है, फैलती चली जाएगी. तो ठीक है, तो क्या होंगी, मर्करी एक एक्सेप्शन है विच इज इन द मेटल्स. उसके बाद आते हैं नॉन मेटल्स में. नॉन मेटल में तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती है, सॉलिड्स भी होती हैं. सम नॉन मेटल्स आर लिक्विड इन स्टेट एंड सम आर इन गैसियस स्टेट. फॉर एग्जाम्पल सॉलिड्स में क्या होंगे, कार्बन हो गया हमारे पास. ठीक है, तो ये क्या है, नॉन मेटल है, जो कि किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में. लिक्विड में क्या होती है, ब्रोमीन. गैसियस में क्या होगी आपकी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी. ये सब क्या है आपकी नॉन मेटल्स होती हैं. ठीक है, जो कि गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. आफ्टर दिस पॉइंट डक्टिलिटी प्रॉपर्टी एंड द मैलेबिलिटी, ये सब आप कर चुके हो इन 8th क्लास ऑल्सो यू हैव डन इट, और 9th में भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत. तो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, मेटल को पतली सी तार में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन चेंज मेटल्स इनटू वायर्स. ठीक है, तो ये क्या होती है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. जैसे हमें गोल्ड की चेन होती है, सिल्वर की चेन होती है, तो ये सब क्या है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कैरी करती है. एंड द मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, इन विच वी कैन चेंज मेटल इनटू शीट्स, थिन शीट्स में बना सकते हैं. ठीक है, तो ये सब भी क्या होती है, मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है. हम उनको डक्टिलिटी में भी मतलब वायर्स में भी चेंज कर सकते हैं और उनकी पतली पतली शीट्स भी बना सकते हैं. जैसे आपने देखा होगा, आप आगे जाके पढ़ोगे. ठीक है, मॉडल्स के अंदर की, उसमें एक मॉडल के अंदर क्या होता है कि हम गोल्ड की फॉयल लेते हैं, गोल्ड इज मेटल, तो उसकी फॉयल लेते हैं, बहुत पतली होती है. उस एक्सपेरिमेंट में इसीलिए लिया जाता है क्योंकि उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, मेलेबल प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, पतली शीट बना सकते हैं उसकी. लेकिन एक्सेप्शंस है यहाँ पे भी, क्या, मरकरी. ठीक है, मरकरी तो होती है लिक्विड स्टेट में, तो हम उसको कैसे शीट बनाएंगे, वायर बनाएंगे. अंडरस्टैंड. अब आते हैं नॉन मेटल के अंदर. नॉन मेटल क्या होती है, नॉन डक्टाइल. ना तो हम वायर में चेंज कर सकते और ना ही उनकी शीट्स बना सकते हैं. अंडरस्टैंड. चलिए, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमने उसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की ना तो वो टूट जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद आते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. देखो मेटल्स जो होती है वो आपकी क्या होती है, अच्छी होती है, अच्छी हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, कंडक्टर होती है. ठीक है, तो ज़्यादातर हमारे गुड कंडक्टर हैं. ठीक है, हमने आयरन की रोड ली, आयरन को गर्म किया, आप दूसरे उसके पॉइंट पे एंड पे हाथ लगाओगे, आपको हीट महसूस होगी, है ना. तो ये क्या है, गुड कंडक्टर है. एग्जाम्पल भी हो गया आपके पास में. लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्या, मर्करी और लेड. ये दोनों क्या होती हैं, मेटल्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होती हैं. उसके बाद आते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर. नॉन मेटल क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. लेकिन हियर इज एक्सेप्शन विच इज ग्रेफाइट. जो आप आगे पढ़ोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होती है उसमें जितनी भी रोड्स बनाई जाती है जनरली
वो किसकी होती है, ग्रेफाइट की रोड होती है। ठीक है, ये कार्बन का एक ऑलोट्रॉप है, रूप है। ठीक है, आगे पढ़ोगे आप ऑलोट्रॉप क्या होते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आते हैं मेटल सोनरस होते हैं। सोनरस होते हैं, हमने किसी मेटल को पीटा, पीटने के बाद में हमें एक साउंड सुनाई दी। ठीक है, तो ये क्या होती है, सोनरस प्रॉपर्टी होती है, टू प्रोड्यूस अ साउंड आफ्टर, ठीक है, बीटिंग। नेक्स्ट नॉन मेटल्स में क्या होती है, नॉन सोनरस होती है, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट जो मेटल्स होती हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। वो कैसे, देखो सॉलिड है, सॉलिड में आपने पढ़ा ही है कि सॉलिड जनरली क्या होती है, बहुत ज़्यादा डेंस होती है कंपैरिजन टू लिक्विड्स और गैसियस स्टेट। तो ये क्या होगी, हाईली डेंस होगी, मतलब जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से क्या होता है, आपस में कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। देखो सबसे हाईएस्ट डेंसिटी कौन सी मेटल की होती है, दैट इज ओस्मियम। ठीक है, और लीस्ट डेंसिटी किसकी होती है, लिथियम। ये याद रखना, ये सब क्वेश्चंस 1 मार्क में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नॉन मेटल्स में। अब इसके रिवर्स में चलेंगे, इसकी डेंसिटी हाई है तो ऑब्वियसली उसकी क्या होगी, लो डेंसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखो मेटल्स के पास ना हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट में है तो उनको बहुत ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा, तब जाके वो पिघलेंगी। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट हो गया। एक्सेप्शन क्या है, गैलियम और सीजियम, इन दोनों के, गैलियम और सीजियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। अगर आपने उनको हाथ पे रखा ना तो क्या हो जाएंगे, तुरंत मेल्ट हो जाएंगे। मतलब आपकी बॉडी के टेम्परेचर से भी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एज इट इज सोडियम और आपका पोटाशियम, इनका क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेम आपने उनको, वो क्या होगी, तुरंत स्टेट चेंज कर देंगे, मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका बहुत ज़्यादा लो। ठीक है, अब आते हैं नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल का क्या, उनका हाई था तो भैया इनका क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन एक्सेप्शंस आर हियर, दैट इज डायमंड। डायमंड क्या होता है, कितना ही गर्म कर लो, ये क्या होता है, इसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ द मेटल्स एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ द नॉन मेटल्स। देखो आपने ये उतार लिया होगा, आई होप। अगर नहीं उतारा हो तो वीडियो पॉज करके आप इसको उतार सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव की और इलेक्ट्रोनेगेटिव की। ओके, देखिए मेटल्स के पास में क्या होते हैं, जनरली उनकी वैलेंसी क्या होती है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। नॉन मेटल्स में जनरली क्या होते हैं, 4 से लेके 8 तक होते हैं। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तक इनकी वैलेंसी में होते हैं। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, सोडियम। ठीक है, इधर हमने ले ली क्लोरीन। सोडियम की क्या होगी, 2 8 एंड 1। ठीक है, 11 होता है ना, तो 2 फर्स्ट में भरा जाएगा शेल में, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 1। क्लोरीन में क्या होगा, 17, तो 2 8 एंड 7। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसमें 7। होने कितने चाहिए थे, 8, तो इसको कितने की कमी रहेगी, 1 की। तो ये क्या करेगा, 1 की वैलेंसी को शो कर देगा। ठीक है, मेरे पास 1 की कमी है। जब कमी होती है तो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब इसके पास क्या है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे या फिर क्या करे, 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले। तो ज्यादा मेहनत किस में लगेगी, 7 इलेक्ट्रॉन्स को लेने में या 1 इलेक्ट्रॉन देने में, ऑब्वियस है 1 इलेक्ट्रॉन को देने में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या कैरी करेगा, 1 पॉजिटिव का चार्ज। अंडरस्टैंड। अब देखो इसके पास ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा और ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब ये दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं तो इस शेयरिंग की वजह से क्या बन जाता है हमारा NaCl। ठीक है, इस कंपाउंड को बोला जाता है आयनिक कंपाउंड। अंडरस्टैंड, ये क्या हो जाएंगे, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलाया, लेकिन हमने इलेक्ट्रॉन्स की क्या किया, आपस में शेयरिंग कर ली, जिसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड फॉर्म होगा दैट इज आयनिक कंपाउंड। ठीक है, क्योंकि 2 आयंस हो गए ना हमारे पास। अब बाकी आयंस में क्या होगा, जो मेटल्स होती हैं वो कौन सा चार्ज लेंगे, पॉजिटिव, तो दे आर नोन एज कैटायंस। ये क्या फॉर्म कर रही हैं,
कैटायंस। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, एनायंस। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ये देखो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जितने की भी कमी होगी आपस में शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ले रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अंडरस्टैंड। अब ज्यादा है भाई, देने वाला है, तो क्या चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव, अमीन है ना तो पॉजिटिव रखेगा। ये क्या है, इसको चाहिए, तो ये क्या है, गरीब है, तो इसीलिए इट विल कैरी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसीलिए इस तरह के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एंड दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, नॉन मेटल्स क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, मेटल्स क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। एज इट इज Mg में ले सकते हो, मैग्नीशियम में, साथ में ऑक्सीजन में आप ले सकते हो। मैग्नीशियम की क्या होती है 2 8 12 एंड ऑक्सीजन इज 2 और 6। ठीक है, यहाँ पे कितनी है 8 होनी चाहिए थी, लेकिन 6 है तो 2 की वैलेंसी है, तो 2 नेगेटिव, एंड हियर कितने की है 2 पॉजिटिव देगा, तो 2 पॉजिटिव ये देगा और ये 2 पॉजिटिव ले लेगा, तो क्या बन जाएगा आपका MgO। अंडरस्टैंड। तो ये एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। अभी हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज करेंगे। Okay, now we will do the properties of ionic compounds. तो सबसे पहला होता है आयनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है। देखो आयनिक जनरली आपके क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ऑलमोस्ट हार्ड होते हैं। इनकी क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे आप इसमें ना सॉल्ट को लेके चलो, NaCl। ठीक है, आपने नमक देखा है क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, तो कैसा होता है, हार्ड होता है और शाइनिंग भी होता है, हल्का सा क्रिस्टल्स होते हैं उसमें, छोटे छोटे, है ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टल्स क्यों होते हैं, क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। हमने इस अभी भी पढ़ा था कि क्या होते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जब इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं तो कंपाउंड क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। ठीक है, उसको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब कोई चीज़ स्टेबल हो जाती है तो वो क्या होती है, अपने जो NaCl होता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर आपके क्रिस्टलाइन फॉर्मेशन होती है, तो Na पॉजिटिव एंड्स पे होते हैं और सेंटर में किसकी बॉन्डिंग होती है, Cl की होती है। ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा तो ये Na पॉजिटिव एंड बीच में क्या होगी Cl, क्योंकि क्या है इनके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसी होती है आयनिक कंपाउंड्स की। देखो मोल्टन स्टेट में, मतलब आपने NaCl लिया, सॉल्ट लिया, वो ऐसे नहीं आपकी कंडक्टिविटी करेगा, लेकिन अगर आपने उसको पानी में मिला दिया, वाटर में H2O में ऐड कर दिया, तो आप देखोगे आयनिक जो सोल्यूशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा, है ना, क्योंकि कंडक्टिविटी किस वजह से हो रही है ये भी हम पढ़ेंगे। देखो NaCl के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पानी के साथ में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे बेसिकली, जिसकी वजह से जो इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कंडक्शन करेंगे, लेकिन इन द मोल्टन फॉर्म ओनली। ठीक है, पानी के साथ में करेंगे। ठीक है, सॉलिड में नहीं करते। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ठीक है, क्यों होता है हाई, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं ना, पहले क्रिस्टल्स को हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, उसके सारे बोन्स को ब्रेक करना पड़ता है, जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हीट हमें बाहर से देनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी अभी इसका जो रिलेशन है वो आप कंडक्टिविटी से भी लगा सकते हो। जब सोल्यूबल होगा तभी तो कंडक्शन करेगा। तो क्या होगा, NaCl हमने पॉजिटिव नेगेटिव ये इसके आयंस हैं, और जब ये H2O के साथ में हमने H2 पानी डाल दिया तो इनकी क्या होगी, डाइपोल मूवमेंट होगी। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, हाइड्रोजन के पास जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल किसके साथ ऐड हो जाएगा, क्लोरीन के नेगेटिव के साथ में। जो ऑक्सीजन की नेगेटिव होता है वो किसके साथ कंबाइन होगा, Na पॉजिटिव के साथ में, क्योंकि अपोजिट पोल्स हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या हो रही है, डाइपोल मूवमेंट हो रही है। डाई मतलब होता है दो पोल्स, एक पॉजिटिव का बन रहा है और एक नेगेटिव का बन रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से पोलर नेचर की पानी क्या कर रहा है, इसके बोन्स को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा पानी के साथ में। तो सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है इसकी, अच्छी है, हाई है ना, समझ में आ गया। ओके, नाउ वी विल डू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखो सबसे पहले मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज से जानने से पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी बहुत ज़रूरी है।
आपको पता चल जाएगा रिएक्टिविटी सीरीज से भी कौन सी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं और कौन सी हमारी सबसे कम लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटल्स में ये आपकी टेबल है रिएक्टिविटी सीरीज की। पोटाशियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है मेटल्स, देन सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आपको यही सीरीज याद रखनी है, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं और ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव होती है, ठीक है। सिल्वर है, उसके बाद में गोल्ड आता है, प्लैटिनम है, ये क्या है सबसे कम रिएक्टिविटी मेटल्स है, बहुत ही कम, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले मेटल को किससे रिएक्ट करा के देखते हैं हम, ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक एयर के साथ में क्या मिलेगा हमें, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाता है। देखिए ये जो आप करोगी रिएक्टिविटी सीरीज से कंपेयर करते चलेंगे। कॉपर का जब रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। एज इट इज एल्यूमिनियम का कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ हमारे, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती हैं, ठीक है, सोडियम और आपकी पोटाशियम, ठीक है, जैसे सोडियम पोटाशियम ऐसे, ठीक है। सोडियम और पोटाशियम क्या होती हैं, अगर इनको एयर के साथ में रिएक्ट कराया जाएगा तो ये क्या बना लेंगी, फटाफट क्या करेंगी, फायर को कैच कर लेंगी। विगरस होती है ये रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक होती है। आपने लिया सोडियम और पोटाशियम, हवा के अंदर छोड़ दिया, आप देखोगे फटाफट वो क्या करेगा, फायर को कैच कर लेगा। इसीलिए इनको किस में डिप करके रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट इससे कम रिएक्टिविटी में हम लेके चलते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, ये लेड हो गया। ये अगर इनकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो क्या होता है, एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। जैसे हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कराया तो क्या बन गया, मैग्नीशियम की एक ऑक्साइड के ऊपर लेयर बन गई है, ठीक है, जो कि क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं, आपने फिर उसमें ये देखा भी होगा, जैसे मेटल्स में हम लोहे को छोड़ देते हैं तो लोहे में कोरोजन हो जाता है, तो वो भी क्या लेयर बन जाती है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद में हम थर्ड में देखते हैं जो नीचे की मेटल्स हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये क्या होती है, रिएक्ट ही नहीं करती है ऑक्सीजन के साथ में। आप गोल्ड को 1 साल के लिए एज इट इज छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहता है, कोई लेयर फॉर्म नहीं होती, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे ये रिजल्ट्स आते हैं, प्रोडक्ट्स आते हैं, जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं, अगर इन ऑक्साइड्स को पानी के साथ में रिएक्शन करते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज शो होती हैं, ठीक है। हमने कोई मेटल ऑक्साइड लिया, जैसे मान लीजिए हमने सोडियम लिया, पानी के साथ में रिएक्शन कराया, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट निकल रहे हैं ना यहाँ से, जैसे MgO ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, जो भी मेटल आप ले रहे हो, ठीक है, यहाँ से हमने ये मेटल उठाई, इसके बाद में अगर इसको पानी से रिएक्शन कराएंगे तो हम देखेंगे क्या बन रही है, OH फॉर्मेशन आ रही है। तो जो OH होते हैं ये क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बेस होते हैं, ठीक है। आप इसको लिटमस पेपर से भी चेक करके देख सकते हो, बेसिक प्रॉपर्टीज आपकी शो हो जाएंगी, रेड विल चेंज इनटू ब्लू, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो देखते हैं, पहले हमने ऑक्सीजन के साथ में देखा, अब हम देखेंगे वाटर के साथ में, H2O के साथ में क्या होता है। देखो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो आपके जो रिजल्ट होता है दैट इज मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मान लेते हैं हमने मेटल वाटर के साथ रिएक्शन किया और मेटल ऑक्साइड निकल गए, ठीक है, मेटल ऑक्साइड निकलते हैं सबसे पहले, उसके बाद में हम और पानी डालते चलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है और क्या रिजल्ट में निकलती है, हमारी हाइड्रोजन गैस भी एलिमिनेट होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। अब आती है रिएक्टिविटी सीरीज पे, फिर से कहा था ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सोडियम क्या होता है, बहुत रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव उसमें आती है ना, तो अगर उसको ठंडे पानी के साथ भी हम डाल दें ना, ठंडा पानी, बिल्कुल सिंपल पानी हमने फटाफट लेके उसमें डाल दिया तो वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, और जिसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट को बाहर निकालती है, ठीक है, एक्सप्लोजन टाइप हो जाता है। उसके बाद में अगर इससे कम रिएक्टिव में चलते हैं तो जो कम रिएक्टिव होंगी वो क्या होगी, जो कम रिएक्टिव होंगी उनको अगर हमें रिएक्शन देनी है, उनको और रिएक्टिव बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठंडे पानी की बजाय किस पे आना पड़ेगा, थोड़ा सा हॉट वाटर लेना पड़ेगा, ठीक है, हमें उसको थोड़ी और एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। एनर्जी देने के बाद फिर से हमारे क्या बन जाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, जब मैग्नीशियम को पानी के साथ में करवाया हमने, और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होती है। लेकिन आप ये देखोगे जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी में डाउन में जा रहे हैं वैसे वैसे हीट जो है वो क्या होती जा रही है, हटती जा रही है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है उसको पानी के साथ रिएक्ट कराते ही वो क्या होती है, हीट को बाहर निकालती है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स में नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हीट का जो बाहर निकल रहा है एलिमिनेशन है वो क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है, ठीक है।
उसके बाद में अगर हम एल्यूमिनियम में जाते हैं तो एल्यूमिनियम में क्या होगा, पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे लेकिन उसको और एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है। इनके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है तो हमें और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो स्टीम भाप से भी क्या करता है, भाप देनी पड़ती है उसको, तब जाके वो क्या करता है, रिएक्शन करना शुरू करता है। तो ये क्या बनाएगा, पहले मेटल ऑक्साइड्स बनाता है, फिर और भाप देंगे तो ये क्या बना लेगा, हमारे हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देगा। अंडरस्टैंड, H2 हाइड्रोजन हर एक में निकलेगी। नेक्स्ट पे आते हैं मेटल्स को अगर बेस के साथ में रिएक्शंस कराते हैं। हमारी कोई मेटल लेगी, हमने जिंक ले लिया लेट्स से, उसके बाद में हमने कोई बेस लिया, NaOH बेस क्योंकि OH प्रेजेंट है इसके अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, जिंक के साथ में रिएक्शन किया तो क्या बनता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होती है हमारी, ठीक है। जैसे इसमें बन रहा है Na2ZnO2 प्लस में आपकी क्या गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होती है। अंडरस्टैंड, तो दिस इज ए रिएक्शन ऑफ विद द बेस, ठीक है। अब इसके बाद में एक आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी की है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती है वो क्या करते हैं, लीस्ट वाले को एलिमिनेट कर देती है, ठीक है। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम वो करेंगे, उसमें भी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में काम आनी है, ठीक है। ओके, नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट रिएक्शन प्रॉपर्टीज जो हम कर रहे थे मेटल्स की। इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कोई जो ज़्यादा ताकतवर होगी ना वो क्या करेगी, कम ताकतवर वाले को अपने रास्ते से हटा देगी। जैसे मेटल ए ले लिया, लेट्स से कोई भी मेटल ले लिया, हमने दूसरी कोई सॉल्ट लिया जिसमें मेटल बी ऐड थी। अब हम देखेंगे जब उनकी रिएक्शन होगी ना तो उसने क्या किया, मेटल अगर ए जो फर्स्ट होती है हमेशा हाई रिएक्टिव वाले लेते हैं, तो ये मेटल ए क्या करेगी, इस मेटल बी को यहाँ से हटा देगी और इस सॉल्ट के साथ में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा अभी प्रोडक्ट में वो किसका होगा, मेटल ए का होगा, और मेटल बी को क्या कर देगी, अपने रास्ते से हटा के मेटल बी को एलिमिनेट कर देगी। जैसे कि Fe आयरन लिया, यहाँ पे क्या लिया हमने, कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर लिया। अब देखो Fe कहाँ पे है, यहाँ पे, कॉपर कहाँ है, यहाँ पे, तो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो ये क्या करेगा, Fe इस कॉपर को हटा देगा और इसकी जगह ले लेगा, क्या बनेगा, FeSO4, ठीक है। फेरस सल्फेट बन गया और हमारे कॉपर को क्या कर दिया, डिपोजिट कर दिया, ठीक है। तो अगर कोई भी मेटल है, मान लो जिंक हमने ले लिया, जिंक को Fe के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, Fe फेरस सल्फेट ले लिया, तो जिंक क्या करेगी, ZnSO4 बना के Fe को क्या कर देगी, एलिमिनेट कर देगी, ठीक है। अब आते हैं अगर मेटल को एसिड्स के साथ में रिएक्शन कराए जाते हैं तो क्या होता है, बेस के साथ आप कर चुके हो, अब एसिड के साथ करते हैं। देखो अगर हमारे एसिड्स के साथ में करते हैं तो मेटल क्या बनाती है, हाइड्रोजन को बाहर निकालती है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम लिया हमने 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, क्या किया उसने, MgCl2 निकाल दिया और क्या किया, हाइड्रोजन बाहर निकाली। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मेटल क्या करती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों के साथ में क्या एलिमिनेट करती है, हाइड्रोजन एलिमिनेट करती है। लेकिन अगर उसकी रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में कराई जाएगी तो क्या निकलता है, वाटर फॉर्म